आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत 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 स्वागत है। दो चैप्टर फटाफट देखेंगे, चैप्टर 63 और 64। 63 हम ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता है। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। तो देखिए, अगर ट्रिब्यूनल्स की बात करें, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, आपको पता ही है ये। ठीक है, सुनवाई जल्दी हो। तो ट्रिब्यूनल जो हैं, ओरिजिनल संविधान में ट्रिब्यूनल्स के लिए कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बहुत सारी चीजें हुई थी, फिर जनता गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट लाई, इन सारे प्रावधानों को बदला, मतलब मोस्ट ऑफ देम। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पार्ट 14 ए को ऐड किया गया, जिस जो ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता हो। ठीक है, ट्रिब्यूनल में दो आर्टिकल है, ध्यान से और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को मैं बाद में कंपेयर भी करूंगा। एक आर्टिकल 323 ए और एक आर्टिकल 323 बी। तो 323 ए और 323 बी। पहले हम बात करते हैं 323 ए की। 323 ए की, अगर 323 ए की बात करें तो इसमें दो ट्रिब्यूनल्स होंगी, एक होगी सेंटर और एक होगी स्टेट की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट और सैट, आपने सुना होगा। ठीक है, हम 323 ए की बात कर रहे हैं। अब 323 ए में क्या है, कैट और सैट की बात करें, सेंटर और स्टेट की बात करें, अगर पब्लिक सर्विस से कोई भी रिलेटेड मुद्दा आएगा, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंटर हो, स्टेट हो, लोकल बॉडीज हो, पब्लिक कॉरपोरेशन हो, या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, कोई भी इस तरीके का डिस्प्यूट होगा तो वो जाएगा कैट या फिर सैट में। अगर सेंटर की बात है तो सेंटर में जाएगा, सैट की स्टेट की बात है तो सैट में जाएगा, स्टेट में जाएगा। समझ रहे हैं। और इसके मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जो आर्टिकल 323 ए में आती हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है जो लॉ बनाएगी, और स्टेट विधानसभा के पास अथॉरिटी नहीं है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, या तो स्टेट में बनेगी या फिर सेंटर में बनेगी, हायरार्की नहीं बन सकती है। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक सर्विस रिलेटेड मुद्दा अगर आएगा, ठीक है, तो या तो वो कैट में जाएगा या फिर सैट में जाएगा, डिपेंड करता है वो कहां पे आया है। ये चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं। पब्लिक सर्विस रिलेटेड, लोकल बॉडीज में कोई प्रॉब्लम है, पब्लिक सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, लोकल इधर स्टेट में कोई प्रॉब्लम है, पब्लिक अथॉरिटीज में कोई प्रॉब्लम है, तो आप चले जाइए सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दिया है, आप उस फैसले से सहमत नहीं है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 1997 में केस आया था, उसमें यह बोला गया कि हाई कोर्ट क्या, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर आप खुश नहीं है ट्रिब्यूनल के फैसले से, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ रहे हैं। अब आर्टिकल 323 ए दो तरीके के ट्रिब्यूनल की बात करता है। पहले हम देखते हैं, देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, याद रखिएगा, ये 1985 में पास किया गया, और इसमें प्रावधान दिए गए हैं, एक्ट में प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में दो ट्रिब्यूनल्स की बात की है, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट और सैट की, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये 323 ए है। अब कैट की अगर बात करें, तो कैट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में, मैंने इस पे पूरा चैप्टर लिया है, पूरा लेक्चर किया है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कैट की बात करें तो इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इन रिलेशन टू रिक्रूटमेंट। ठीक है, कोई भी दिक्कत है रिक्रूटमेंट में, जाओ कैट में। ट्रिब्यूनल, कई बार क्या होता है कि रिजल्ट बहुत देर तक डिले हो जाता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, रिक्रूटमेंट पे प्रॉब्लम आती है, तो इन ट्रिब्यूनल्स में आप जा सकते हैं। समझ रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, सब देखता है ये कैट। मल्टी मेंबर बॉडी होती है, इसमें एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स। अब ऐसा है कि 2006 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, और जो इसके मेंबर्स हैं उनको तगड़ा स्टेटस दिया। पहले जो मेंबर्स के पास स्टेटस था वो इतना तगड़ा नहीं था, लेकिन 2006 में जो अमेंड किया गया, 1985 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट को 2006 में अमेंड किया गया, बदला थोड़ा। उसमें जो मेंबर्स हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है वो इनको दी गई। तो ये बहुत बड़ा फैसला था, कैट के मेंबर्स को पावर दी गई है यहां पे। समझे आप कि नहीं। अब जो इसका चेयरमैन होता है,
5 साल के लिए वो ऑफिस को होल्ड करता है, और 65 साल जो भी अर्लियर हो। बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन 62 साल, आप समझे, चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए या फिर 65 साल, मेंबर्स का भी 5 साल के लिए होता है, लेकिन 62 साल तक जो भी पहले आ जाए। ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया। एज यूजुअल कैसे अपॉइंटमेंट होता है, पहले कमिटी बनाई जाती है। इस सिलेक्शन कमिटी में कौन होता है, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, और वो फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, और प्रेसिडेंट जो है फिर मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करता है कैट के। सेम चीज सैट के साथ है। 1985 में सैट को भी बनाया गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेम चीज बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद सैट के जो मेंबर्स और चेयरमैन, उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट विद कंसल्टेशन टू गवर्नर, क्योंकि स्टेट की बात है यहां पे। और हां, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जॉइंट मतलब क्या, दो से ज्यादा स्टेट मिलके भी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। अब लेक्चर के आखिरी में कह रहा हूं, किताब के आखिरी में, मतलब जब ये चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में टेबल दी रहती है, हर चैप्टर के लास्ट में टेबल दी है, आर्टिकल वाइज उसमें प्रावधान दिए हैं, है ना। तो आप वो देख सकते हैं कितनी भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, कहां कहां है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 323 बी की। अभी तो हमने बात की आर्टिकल 323 ए की। 323 बी में क्या है, सर्विस, पब्लिक सर्विस को हटा दे, मतलब अगर अथॉरिटीज को हटा दे, इसके अलावा जितने भी मैटर आएंगे, जैसे टैक्सेशन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रीज एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन प्रॉपर्टी, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे मैटर्स आर्टिकल 323 बी में आएंगे। मतलब अभी हमने देखा 323 ए क्या थी, ट्रिब्यूनल बनेगी किसके लिए, अगर पब्लिक सर्विस में कोई मामला आएगा, पब्लिक सर्विस में गड़बड़ी होगी। इसके अलावा किसी भी चीज में अगर कोई गड़बड़ी हुई, टैक्स में कोई गड़बड़ी हुई, इंडस्ट्रियल लेबर में कोई गड़बड़ी हुई, लैंड रिफॉर्म्स में कोई गड़बड़ी हुई, तो इसके लिए दूसरी ट्रिब्यूनल बन सकती है। आपने देखा होगा एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एनवायरमेंट के केसेस को देखती है, ऐसे इनकम टैक्स के लिए भी है, मतलब टैक्स के लिए भी है। तो कोई भी अदर मैटर्स के लिए आर्टिकल 323 बी के तहत ट्रिब्यूनल को बनाया जा सकता है, और पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट के पास एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है, ठीक है, कि ये ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं अदर मैटर्स के लिए। तो आर्टिकल 323 ए किससे डील करता है, ये डील करता है आपकी पब्लिक सर्विसेज से। आर्टिकल 323 बी पब्लिक सर्विस से हटके कुछ भी हो, टैक्स, इंडस्ट्रीज, ये लिखा हुआ आपके सामने, लैंड रिफॉर्म्स, कोई भी मामले हो तो भी हम उसके लिए ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 323 के हिसाब से, ए के हिसाब से एक ट्रिब्यूनल है कैट और सैट, और दूसरी ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स मतलब आर्टिकल 323 ए और 323 बी कैसे डिफरेंट है, ये हमको देखना है। देखिए आर्टिकल 323 ए की बात करें तो मैंने बताया कि ये कैट और सैट है, आर्टिकल 323 ए, और ये पब्लिक सर्विसेज से डील करती हैं, तो दे ओनली डील विद दी पब्लिक सर्विसेज। लेकिन आर्टिकल 323 बी और कोई भी मैटर हो, आर्टिकल 323 बी यानी कि अदर ट्रिब्यूनल जो है वो डील करेंगी, कोई भी मैटर हो। उसके बाद आर्टिकल 323 ए सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। आर्टिकल 323 बी दोनों बना सकता है, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। 323 ए कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। आर्टिकल 323 ए में क्या है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो या तो सेंटर में स्टैब्लिश होगी या फिर स्टेट में स्टैब्लिश होगी। लेकिन आर्टिकल 323 बी, 323 बी के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स आएंगे उनकी हायरार्की, मतलब ट्रिब्यूनल्स के अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाई जा सकती हैं। समझ रहे हैं ये चीज। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं दोस्तों फटाक से, छोटा चैप्टर है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट चैप्टर 64, बहुत ही छोटा चैप्टर है, फटाक से देखेंगे। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 294 से लेकर 300 तक। अब अगर हम इसमें बात करें, आई एम सॉरी वो थोड़ा सा मेरा बैग मेरे पैर में फंस गया था। तो आर्टिकल 294 से लेकर 300 की बात करें तो इसमें क्या है, देखो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास आई प्रॉपर्टीज, ठीक है। भारत प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, प्रॉपर्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये आर्टिकल 294 से 300 डील किससे करता है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और सूट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। सूट्स मतलब समझ रहे हैं, आपने अक्सर सुना होगा ये सेंटेंस, जब दो लोगों के बीच में, दो पढ़े लिखे लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो आई विल सू यू, आपने सुना होगा,
यूई, इसका मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चलाना उसको कहता है स्यू, एस यू ई। और वही सूट्स होता है एस यू आई टी एस। तो आर्टिकल 294 से लेकर 300 तक इसमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज के बारे में बात की है, और जो सूट्स होते हैं ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो ऐसा है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, भारत जब आजाद हुआ तो जो भी प्रॉपर्टी भारत में थी वो भारत की हुई, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए कोई राजा है, उसका कोई भी हेयर नहीं है, हेयर मतलब कोई भी उसका वारिस नहीं है, ठीक है, या राजा मर गया, ठीक है, या ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है, तो वो भारत के पास चली गई। ठीक। एस्चीट, एस्चीट मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये सारे जो वर्ड्स है ना, चलिए मैं बता ही देता हूं, वैसे तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। एस्चीट मतलब होता है डेथ ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी हेयर, मतलब मर गया इंसान, उसका कोई वारिस नहीं। लैप्स मतलब टर्मिनेट, राइट्स ही टर्मिनेट हो गए। और बोना वैकेंशिया मतलब प्रॉपर्टी फाउंड विदाउट एनी ओनर। तो अगर इस तरीके की कोई केस आता है तो भारत ने वो प्रॉपर्टी अपने अंदर ले ली, भारत की वो प्रॉपर्टी हो गई, जाहिर सी बात है। सी वेल्थ, थर्ड सी वेल्थ आता है। सी वेल्थ की बात करें तो भारत की जो कोस्ट लाइन है उससे लगे हुए क्षेत्र भारत के हैं, इंडियन ओशंस के बहुत सारे क्षेत्र भारत के हैं जो कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं। कंपलसरी एक्विजिशन, देखिए हम वैसे कंपलसरी एक्विजिशन नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। नेशनलाइजेशन अगर मान लीजिए कि सरकार नेशनलाइजेशन करना शुरू कर दे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। कैसे खतरनाक हो जाएगा? कंपलसरी एक्विजिशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप अपने घर में रह रहे हैं, कल सरकार बोले तुम्हारा घर हमारा है, तो ऐसा तो चलता नहीं है, ऐसे नहीं चलता है ना, ऐसा होता नहीं है। तो कंपलसरी एक्विजिशन नहीं है, लेकिन सरकार दो मामलों में कंपलसरी एक्विजिशन कर सकती है विदाउट एनी कंपलसेशन। एक तो जब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो, ठीक है, और एक जब इंसान की पर्सनल कल्टीवेशन को लेना हो, ठीक है। हालांकि इसमें भी काफी एक तरीके से प्रावधान दिए गए हैं, ऐसे ही किसी की लैंड नहीं लिया जा सकता, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में यह बात बताई गई है। या फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके भी हम एक्विजिशन ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की भी ले ले, इसके लिए बकायदा प्रावधान दिए गए हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सूट्स बाय और अगेंस्ट बाय द गवर्नमेंट, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स या तो सरकार करे या सरकार के खिलाफ। अब कौन करे, सरकार या सरकार के खिलाफ कौन करे? स्टेट्स, राज्य। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, आपने अक्सर देखा होगा, उत्तर मतलब सरकार और राज्यों के खिलाफ भी कई बार ये टसल हो जाती है। हालांकि इसके कोई प्रावधान नहीं दिए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, आर्टिकल 300 में बोला है, ठीक है। कई बार सरकार और राज्यों के खिलाफ टसल हो जाती है, राज्यों के बीच में, ठीक है। तो या तो सरकार केस कर दे राज्यों के ऊपर, ये राज्य सरकार के ऊपर केस कर दे। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो होती है लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या है कि देखिए, यूनियन और स्टेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ सकती हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं कोई प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, कोई ट्रेड या बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं। उस जब अगर मान लीजिए यूनियन उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा और सरकार के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये है हमारी यूनियन, ये है हमारी स्टेट। अब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोई प्रॉपर्टी को लेके। अब मान लीजिए कि सरकार ने, जो यूनियन ने, इसमें घपला कर दिया, घपला मतलब कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हो, तो भैया ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट, ये सरकार के खिलाफ केस कर सकती है। और अगर सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने किया ये, तो ये सरकार केस कर देगी। तो ये होता है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने अभी आपको समझाया, दूसरा होता है लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मेथड है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इम्यूनिटी थी, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स इम्यूनिटी की बात करता है। इम्यूनिटी जैसे कि मान लीजिए कि सिविल सर्वेंट, अब सिविल सर्वेंट कोई बदतमीजी करेंगे, कोई गड़बड़ करेंगे, तो सिविल सर्वेंट के ऊपर केस नहीं किया जाएगा, सरकार जिम्मेदार होगी उसकी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनको रिक्रूट किया है, ठीक। तो ये चीज, अब उसके बाद हम देख लेते हैं सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। क्या पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ हम मुकदमा दायर कर सकते हैं? नहीं, ज्यादातर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। मिनिस्टर्स के खिलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी होती है। ये मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रेसिडेंट की बात पसंद नहीं आई तो आप चले गए कोर्ट में, नहीं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी होती है, समझ रहे हैं। जब तक ये ऑफिस में रहेंगे तब तक इम्यूनिटी होगी। हालांकि इंपीचमेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ किया जा सकता है। अब ये प्रेसिडेंट का चैप्टर आप देख लीजिएगा, 8 पार्ट्स में मैंने प्रेसिडेंट का चैप्टर किया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं।
तो ये चीज, और कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं इनके खिलाफ की जा सकती, पूरी इम्यूनिटी मिली है। ठीक है, प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को, मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर्स की बात करें दोस्तों तो इनको एज सच कोई इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन जब तक हाउस का सेशन चलता है तब तक उनको इम्यूनिटी है। फिर दे आर नॉट लायबल फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स। मतलब मान लीजिए कि कोई सरकार की स्कीम आई, अब मिनिस्टर जो है या सरकार जो है उसको इंप्लीमेंट सही से नहीं कर पाई, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को कोर्ट में ले गए, ऐसा नहीं है। सो दे आर नॉट लायबल। लेकिन अगर हाँ कोई क्राइम करेंगे, ये क्रिमिनल मैटर्स पे इन पे केस किया जा सकता है। समझ रहे हैं? जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इम्यूनिटी होती है, जो जजेस होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं, उनको भी इम्यूनिटी होती है। और सिविल सर्वेंट्स को भी, सिविल सर्वेंट्स भी यहां पे वही चीज आ जाती है, इनको भी इम्यूनिटी होती है। यहां पे होता क्या है, जो आईएएस होते हैं और जो बड़ी पोस्ट, जो कलेक्टर और डीएम जो होते हैं, वो सरकार के अंदर होते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है ये। अगर वो कुछ गलत करे तो सरकार के ऊपर आता है वो बात। समझ रहे हैं? तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ग्लोस के नाम से है, आप उसको ज्वाइन करिए। जैसे ही लेक्चर आता है तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाती है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।